नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मॉडल। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको जो लेसन कराने जा रहा हूँ, लेसन नंबर 20वां, जिसका नाम है केंद्रीय स्तर पर शासन। इस पर हम जानेंगे इस लेसन में कि सेंट्रल लेवल पर कौन कौन से अधिकारी पदाधिकारी कार्य कर रहे हो। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। दोस्तों, यहाँ पर इस लेसन में हम ये देखेंगे कि इसमें परिचय में क्या लिखा है। भारत में पूरे देश को चलाने का काम केंद्र सरकार करती है। जी हाँ दोस्तों, भारत को चलाने के लिए केंद्र सरकार ही काम करती है। केंद्र सरकार 3 हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। आगे संसद, लोकसभा, राज्यसभा कानून बनाती है। दोस्तों, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश का प्रशासन चलाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय न्याय करता है। ये आपके सामने ये 3 ही लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये पॉइंट। राष्ट्रपति। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत का प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसको हम मानते हैं, जिस तरीके से हमारे पिताजी, मान लीजिए हमारे पिताजी है ना, अगर वो चाहे 6 फीट के हों, चाहे वो बहुत हेल्थी क्यों ना हो, अगर सामने दादाजी छोटे से बुजुर्ग से डंडे के सहारे चल रहे, लेकिन मुखिया दादाजी ही कहलाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों, हमारे देश में चाहे हमारा राष्ट्रपति वो चाहे वो कितना 35-36 साल का हो, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वे कम से कम उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। उस देश में रहने वाले चाहे कोई भी नागरिक 80 साल के हो, चाहे 100 साल के हो, लेकिन याद रखना हमारे देश में संविधान के अकॉर्डिंग भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को ही माना जाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक एवं कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी द्वारा पूरा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो लोकसभा के मेंबर निर्वाचित, राज्यसभा के सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के जो एमएलए होते हैं वो, और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली और पुदुचेरी को ही अधिकार दिया गया, वहां के जो विधानसभा है, जो वहां प्रशासनिक जो लोग हैं, उनको अधिकार दिया गया किसको, राष्ट्रपति को वोट डालने का। अब आगे चलते हैं हमारी दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट क्या लिखता है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यता। अगर मुझे राष्ट्रपति बनना है, जैसे मैंने लेसन के आरंभ में आपको बताया, अगर मुझे राष्ट्रपति बनना है तो सबसे पहले मेरी उम्र क्या होनी चाहिए दोस्तों, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लाभकारी पद पे ना हो, कहीं और से सोर्स ऑफ इनकम ना हो, भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य हो। मैं आपको यहाँ पर लाभ के पद पे ना हो, इसमें पॉइंट क्या कहता है, लाभ के पद में ना हो मतलब उसके साथ साथ राष्ट्रपति का पद अगर ग्रहण कर लिया, अगर उसमें कोई और भी सीट लोकसभा के मेंबर तो वहां पर उसको छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि वो दोनों नाव पे पैर रखेगा, रहना अगर उसको लोकसभा में तो राष्ट्रपति के पद पे नहीं जाना चाहिए। अगर वो राष्ट्रपति के पद पे आ जाता है तो लोकसभा का जो सीट है वो छोड़नी पड़ेगी, पर वहां पर इसकी योग्यता लिखी है लोकसभा का सदस्य चुनने की योग्यता, मतलब उसकी फर्स्ट क्वालिटी बस, ठीक है। 1, 2, 3 और ये 4 आपको क्लियर हो गए। अब चलते हैं आगे हमारे क्या पॉइंट कहता है, इसमें हमारे ये पॉइंट कहता है साथियों कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति का पद नीचे लिखे किसी एक कारण से रिक्त हो सकता है। अगर किस कारण से राष्ट्रपति जो है उसका पद खाली हो सकता है, उसकी मृत्यु हो जाने के कारण या त्याग पत्र देने के कारण या महाभियोग द्वारा, मतलब राष्ट्रपति का पद या पोस्ट कब खाली मानी जाएगी, या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, या उसने इस्तीफा दे दिया हो, या उसको महाभियोग, इम्पीचमेंट, महाभियोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट लगा दिया। इम्पीचमेंट उन्हीं पर लगता है दोस्तों, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त, ठीक है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन चारों पर ही महाभियोग लगाया। और महाभियोग क्या होता है दोस्तों, महाभियोग में अगर यह जो चारों पदाधिकारी हैं
अगर ये संविधान के अकॉर्डिंग अपना काम नहीं करते हैं तो महाभियोग द्वारा इनको हटाया जा सकता है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य कर सकता है। 6 महीने तक करे, उससे पहले ही फटाफट चुनाव करा के हमें एक राष्ट्रपति दे दिया जाए। क्लियर है मेरी बात? अब आगे चलते साथियों, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट क्या है, लिखा है कि राष्ट्रपति की शक्तियां। अब राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं? कार्यपालिका की शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं और आपका आपातकालीन शक्तियां हैं और आपका विधायी शक्तियां हैं। क्लियर है दोस्तों? ये आपके पास सामने क्या है, राष्ट्रपति के ये 4 जो है ये उसकी शक्तियां हैं। अब आगे चलते हैं साथियों, इसमें अब हम इसको एक एक करके जानेंगे। इसमें हम एक एक करके जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला अभी हमने पढ़ा, जो हमने फ्लो चार्ट देखा उसमें विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में क्या है कि अध्यादेश जारी करना, राष्ट्रपति पद का अधिवेशन बुलाकर, राष्ट्रपति जो है पद अधिवेशन बुलाने का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों आर्टिकल नंबर 108 में राष्ट्रपति के पास यह अधिकार कि वह संयुक्त बैठक संसद में करवा सकता है। न्यायिक शक्तियां, अब न्यायिक शक्तियां में न्याय से सर ये क्षमादान करने शक्ति। अगर मान लो किसी भी व्यक्ति को दोस्तों फांसी लगने वाली क्या है, फांसी लगने वाली, तो उसको करा के उसको सजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें दोस्तों? सजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्षमा कर सजा को कम कर सकता है। जैसा सजा मान लो उसको कहीं 10 साल की सजा, उसको कम करके 5 साल की सजा में कन्वर्ट कर सकता है। सैन्य शक्तियां, उसके पास तीनों सेनाओं का मालिक होता है, वायु सेना, स्थल सेना और जल सेना का ये मालिक होता है। ठीक है दोस्तों? इसके बाद आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां क्या होती है दोस्तों? इमरजेंसी है ना, जो हमारे देश में इमरजेंसी लगती है। ठीक है, आपातकालीन शक्तियां क्या दोस्तों? बाहरी युद्ध, कहीं से बाहरी आक्रमण हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, अफगानिस्तान की किसी भी देश से हमारे देश में अगर आक्रमण हो रहा है, तब आपातकालीन शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, किसी राज्य में संवैधानिक रूप से वो राज्य नहीं चलता, तो उस राज्य में आपातकाल लगा दिया जाता है और उस राज्य का मुखिया कौन कहलाएगा? राष्ट्रपति कहलाएगा। अगला, वित्तीय संकट, मतलब किसी देश में फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आ जाता है तो भी राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो आपातकाल के रूप में आपातकालीन शक्तियां लगा सकता है। जब किसी देश में वित्तीय संकट आता है तो राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं। ठीक है, कि उस समय जब तक नहीं हो रहा तब बड़े बड़े जो पदाधिकारी होते हैं दोस्तों, उन पदाधिकारियों की सैलरी में कुछ कटौती करके अपने देश की समस्याओं को पूरा कर सकता है। क्लियर है मेरी बात? अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। दोस्तों राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा। कार्यपालिका के संबंधित शक्तियां, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या और प्रधानमंत्री की क्या करता है दोस्तों? नियुक्ति। जहां पर आप ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, इसमें आप लोगों के कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां, राष्ट्रपति राज्य के जो गवर्नर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला, विधायी शक्ति, राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकता है। मतलब जैसे मैंने अभी आपको आर्टिकल 108 बोला, यहाँ पे राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला करके अपनी बातों को संबोधित कर सकता है। वित्तीय शक्ति, लोकसभा में पेश किए जाने वाले धन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी दी जाती है। इससे क्या होता है दोस्तों? वित्तीय शक्ति। न्यायिक शक्तियां क्या होती है? राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को दंड को कम या माफ कर सकता है। यह सिर्फ पावर राष्ट्रपति। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप मर्डर करो तुरंत राष्ट्रपति के पास जाओ भैया माफ कर दोगे। राष्ट्रपति अपने स्व विवेक से ही कर सकता है, ऐसे आम बात नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखना। कहीं आप सोचो कि बड़ी आसानी से मैं अपनी सजा को कम करवा दूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों लिखा है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है दोस्तों, उसकी क्या क्या मुख्य विशेषता है? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो भी प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का पूर्ण बहुमत का जो नेता होता है, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, पर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये भी याद रखना। लेकिन राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, जो बहुत सारी सीटें पाए हो। गठबंधन दोस्तों,
अब गठबंधन क्या होता है, एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गठबंधन, अब दोस्तों गठबंधन क्या है, गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू होने के साथ एक से अधिक, अभ्यास सुनेगा, एक से अधिक पार्टियों के समूह का नेता हो सकता है। गठबंधन में क्या होता है दोस्तों, दो अलग अलग पार्टियां मिलकर एक सरकार बनाती हैं, ये गठबंधन कहलाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो लोकसभा में सबसे अधिक सीटें प्राप्त करता है, जिससे आवश्यक बहुमत जुटाने के लिए अन्य पार्टियों के समर्थन, मतलब कि जिसने अधिक सीटें प्राप्त करी हूं और अपनी बहुमत प्राप्त या समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य पार्टी, अपनी बहुमत जुटाने के लिए अन्य पार्टी की सहायता लेता है, यही दोस्तों गठबंधन की मुख्य विशेषता है। क्लियर है मेरी बात? अब चलते आगे दोस्तों। अब इसमें हम जानेंगे कि हमारे पास जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनके क्या क्या काम है। साथ ही हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, मैं जो भी कहूं, ठीक है, आज जो बोला 2026 में हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो आपके मोदी जी हैं, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट क्या बोलता है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। जब भी कोई मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसका मुखिया, ये मंत्रिमंडल है, इसकी बैठक कौन आहूत करता है दोस्तों, प्रधानमंत्री करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। प्रधानमंत्री अपने बंदे बोलेगा, ये राष्ट्रपति जी, ये जो व्यक्ति है इसका नाम है राजपाल, यह मैं इसको कैबिनेट मंत्री बनाना चाहता हूं। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्लियर? अगला, प्रधानमंत्री नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों आपको पता है हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 में तक हुई थी। उसके बीच में मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 को पंचवर्षीय योजना समाप्त करके नीति आयोग बना दिया। तो चाहे वो नीति आयोग हो, चाहे वो पंचवर्षीय योजना थी, चाहे वो राष्ट्रीय विकास परिषद था, उसका मेन हेड कौन होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सरकार के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्र का नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री जी अगर विदेश में कोई मीटिंग के लिए जाते हैं, कोई एक बैठक के लिए जाते हैं, कोई सम्मेलन के लिए जाते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग के लिए कौन जा सकता है, प्रधानमंत्री, पर अपनी मर्जी से नहीं बल्कि राष्ट्रपति की परमिशन से जाएगा, क्योंकि पहले ही बता दिया वह भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में कड़ी का काम करता है। दोस्तों मान लो ये क्या है, आपके प्रेसिडेंट है, ये आपका मान लो कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है। इसके बीच में कौन हमारा होता है बेटा, पीएम होता है, ठीक है। पीएम क्या करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, कड़ी का काम करता है। क्लियर है दोस्तों? अब आते हैं हमारा संघीय मंत्री परिषद, इसको हम बोलते हैं दोस्तों भारत का संविधान, ठीक है। कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी। जैसे परामर्श अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। दोस्तों यहाँ पर संघीय मंत्री परिषद को आप सेंट्रल लेवल पर कैबिनेट मंत्री भी कह सकते हैं। कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है उनका ये भी काम होता है कि राष्ट्रपति को उनको सलाह देना, ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करना, परामर्श देने के लिए, मतलब एक टीम होनी चाहिए, जो कि दोस्तों यह टीम एक्चुअली क्या होता है, केंद्र सरकार सेंट्रल लेवल पर इनको भी डिपार्टमेंट बांटा, भारत के स्वास्थ्य मंत्री, भारत का शिक्षा मंत्री, भारत के कृषि मंत्री। तो ये कैबिनेट जो होता है दोस्तों ये संघीय लेवल पर भी होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा किए गए परामर्श पर पुनः विचार करने के लिए मंत्री परिषद को कह सकता है, परंतु राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद भेजे गए परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है मंत्री परिषद द्वारा, मान लो कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर मान लो, क्या सीएम मत मानना, चीफ मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके द्वारा परामर्श पुनः विचार करने के लिए मंत्री परिषद को कह सकता है। राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट, अगर इन्होंने कोई कानून या कोई नियम बनाया तो राष्ट्रपति उनको कह सकता है भैया आप इस पर पुनः विचार, ठीक है।
और यहां तक कि इस राष्ट्रपति जो होता है कैबिनेट द्वारा जो भी भेजे गए परामर्श होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति उन पर पुनः विचार के बाद ही भेजकर परामर्श के अनुसार ही काम करेगा। जो भी इसने भेजा उस पर पुनः विचार करेगा, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो भैया बोलेगा तो इसको पुनः विचार करो इस कानून पर, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं हमारे मंत्रियों के 3 पर। दोस्तों मंत्री हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है उप मंत्री, एक होता है कैबिनेट मंत्री। अब इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे साथियों। यहाँ पर वही पीपीटी को इसको पॉइंट में प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखने में सुंदर लग रहा है, यहाँ पे दिखने में सुंदर नहीं। क्यों? क्योंकि हम बचपन से ये जानते हैं, हम चित्र द्वारा बहुत अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? ठीक है साथियों। अब आइए चलते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों जन याचिका, अब हम पढ़ते हैं जन याचिका, ठीक है। जन याचिका क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति के हित के लिए नहीं बल्कि जनता के हित के लिए लगाया जाता है और यह वंचित लोगों तक न्याय को पहुंचा देने पर केंद्रित करता है। मतलब जन याचिका किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि जनता के हित के लिए कोई भी न्याय वो पहुंचाने के लिए जन याचिका लागू की जाती है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं संसद पर। संसद के क्या काम दोस्तों? संसद का काम है कानून बनाना, केंद्र सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। दोस्तों याद रखना कि संसद जो होती है वो पूरे सेंट्रल लेवल पर होती है, उसका काम क्या होता है दोस्तों? कानून बना। कानून क्या करेंगे दोस्तों? वो केंद्र सूची मतलब जो कि भारत के पूर्ण भारत के लिए काम आता है, जो भी वो केंद्र सूची पर रखा जाता है। राज्य सूची में उन्हीं विषयों पर रखा जाता है जो सिर्फ राज्य का ही अधिकार है, उस पर कोई केंद्र इंटरफेयर नहीं कर सकते। समवर्ती सूची में जहां पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं, पर अगर राज्य सहमत नहीं होता है तो उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, ठीक है, जो कि संसद। दूसरा पॉइंट दोस्तों, कार्यपालिका पर नियंत्रण। प्रश्न पूछ करके विधेयक पर चर्चा करना, यह भी संसद का मुख्य कार्य। संसद का अगला कार्य है वित्तीय कार्य, बजट पारित करना। संसद में ये होता है पूरे भारत लेवल पर बजट पारित करना, ये भी संसद का काम होता है। संविधान में कोई बदलाव, कोई चेंजेस करना, कोई अमेंडमेंट करना, कोई सुधार करना, ये भी संसद का काम होता है। अगर संविधान में लगता है कि हमें ये जनता के हित के लिए बहुत अच्छा है, इसमें हमें परिवर्तन करना चाहिए, इसको हमें नया जोड़ना चाहिए, इसको हमें काट देना चाहिए, ये सब भी दोस्तों संसद का काम। अगला ये बहस का मंच। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। विपक्ष का एक ही काम होता है कि सत्ता में जो सरकार है उस पर निगरानी रखना, अगर वो कुछ कार्य को पूरा नहीं करती है तो उस पर बहस करके उसको दोस्तों उस काम को करवाने की दबाव दे सकती है, इसी को कहा जाता है बहस करना। अब आ जाते हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में है एक सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं दोस्तों। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या कहानी है यहाँ देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज हो, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हो और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जिस तरीके से राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जो उनसे छोटे न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जिसमें निर्णय होता है। राष्ट्रपति उसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को चुन सकती है जिसके पास ये योग्यता हो। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक एक जज बना रहा हो, राष्ट्रपति की नजर में वो सम्मानजनक न्यायविद हो, मतलब उसमें कोई आरोप न लगा हो, और चौथा, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकील के पद पर कार्य। देखो हाई कोर्ट में वो जज 5 साल रहा हो या किसी भी हाई कोर्ट में वो 10 साल तक वकील रहा हो, ये पॉइंट है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश 35 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। क्लियर साथियों? अब आते हैं हमारा ये प्यारा सा पिरामिड, जो दोस्तों ये क्या दिखाता है? भारत की न्यायपालिका, अधीनस्थ न्यायालय जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोस्तों, जिसे बोलते हैं हाई कोर्ट, ये राज्यों में होती है, और सुप्रीम कोर्ट जो भारत एक ही है वो दिल्ली में है। क्लियर साथियों?
ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सब पॉइंट अच्छे से आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर कहता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र। सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या क्या न्यायिक रूप से एक अधिकार है। वो कहता है दोस्तों, मूल एक पीड़ित नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है केंद्र और राज्य के विवादों को लेकर के। दूसरा, अपीली निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध सुनने का अधिकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक और अधिकार है, अगर कोई निचली अदालत ऐसा कोई जो केस है वो ट्रांसफर करती है तो ये भी सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना काम है। सलाहकार विशेष रूप से राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए मामले पर परामर्श, राष्ट्रपति कोई भी मामला भेजता सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट उस पर भी वो काम कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है और बचाव की उसके पास शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट के पास दोस्तों हमारे संविधान की पूरी रक्षा करता है और हमारे बचाव के लिए उसके पास शक्तियां हैं। अगर मान लो कोई सरकार मेरे पास हमारे किसी क्षेत्र पर कुछ आरोप लगाती है या कुछ करती है तो हम क्या डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। ये कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून की जांच करते हैं। कार्यपालिका में जो भी संसद में कानून बनाया उसकी ये जांच भी कर सकती है कि ये कई देश के हित के लिए है या नहीं है, या कई देश का शोषण न हो जाए, इस पर ये करें। दोस्तों अब हम चलते हैं इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो ये है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर मैंने पहले ही डिनोट कर दिया, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस पाठ में जो भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको समझ आ चुके होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी अगले चैप्टर में विद द न्यू वीडियो, विद द न्यू लेसन।